हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित पवार है और आप देख रहे हैं पावर विद इन साइकोलॉजी। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक पे जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट्स रिसीव होते हैं हम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर। वो है कि अगर हमारा नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड है, यानी कि अगर हमारे पास 11th-12th में बैचलर्स में साइकोलॉजी नहीं थी, तो क्या ऐसे में हम लोग साइकोलॉजी में करियर बना सकते हैं? क्या हम लोग एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं? यहां पे मैं कुछ टर्म्स लिखने जा रहा हूं। सबसे पहला साइकोलॉजिस्ट। क्या हम एक काउंसलर या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या फिर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या फिर हम एक अच्छा करियर क्या साइकोलॉजी में बना सकते हैं? तो इन अहम मुद्दों पे मुझे लगा कि आज एक वीडियो बननी चाहिए और आज हम लोग इसी चीज को फोकस में रखते हुए बातचीत करेंगे कि मास्टर्स इन साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजी में करियर बनाने के लिए बैकग्राउंड में साइकोलॉजी होना एक अपॉर्चुनिटी है या चैलेंज है? अगर चैलेंज है तो इस चैलेंज को कैसे हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? और दूसरा, जो हमें एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है मास्टर्स परस्यू करने के लिए, तो वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें? तो आज हम लोग मेन चीज में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड को, देन एग्जाम्स को, कौन से एग्जाम्स के लिए आपको तैयारी करनी है, जिसके ऊपर ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस हमारे चैनल पर रखी हुई हैं। अगली चीज हम लोग बात करेंगे स्टडी मटेरियल्स, क्या पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन के बारे में, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। तो ये हमारी तरफ से एक होलसम वीडियो है और जो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि जो चैलेंजेस आप एक्सपीरियंस कर रही हैं एज अ नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट, वो सारे के सारे चैलेंजेस इस वीडियो के थ्रू एड्रेस हो जाए। सबसे पहली चीज, साइकोलॉजी कंपल्सरीली कब जरूरत पड़ती है हमें साइकोलॉजी की? अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो या भविष्य में एक काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट या फिर और तरीकों से साइकोलॉजी जहां भी जरूरत पड़ती है, अगर वहां पे आप साइकोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं, तो मिनिमम साइकोलॉजी कब रिक्वायरमेंट होती है? टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, अ काउंसलर, अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, प्लस जितने भी मैंने टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट आपको बताए, ये सारे के सबको मिनिमम चाहिए होता है एक मास्टर्स इन साइकोलॉजी, यानी कि कम से कम आपके पास में मास्टर्स इन साइकोलॉजी की डिग्री अपनी कंप्लीट होनी चाहिए। उससे पहले बैचलर्स में अगर साइकोलॉजी है तो अच्छी बात है, साइकोलॉजी नहीं है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली चीज नहीं है। 11th-12th में अगर साइकोलॉजी थी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 11th-12th में साइकोलॉजी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली पहला सवाल जो सबसे ज्यादा कमेंट्स में पूछा जाता है, अगर किसी ने बैचलर्स अपना किसी और सब्जेक्ट में किया हुआ है, मान लीजिए बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, बीए प्रोग्राम, या फिर बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स, या फिर एमबीबीएस किया हुआ है, एलएलबी किया हुआ है, ऐसे केस में क्या वो साइकोलॉजी में करियर बना सकते हैं? सो द आंसर इज यस। बस आपका मिनिमम बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए। वो बैचलर्स चाहे लॉ में हो, मेडिसिन में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने ऐसी बैचलर्स डिग्री जो मिनिमम 3 साल की है और मैक्सिमम 4-5 साल, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने वो कंप्लीट करी हुई है, देन यू आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया, जिसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी तरफ से टू कंप्लीट अ मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है और अपनी डिग्री पूरी करनी है। दूसरा सवाल जो ज्यादातर बच्चे पूछते हैं, अब ये जो मास्टर्स इन साइकोलॉजी है, ये रेगुलर होना चाहिए या फिर डिस्टेंस? तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इस चीज के लिए आया कि काफी बार व्यक्ति बहुत सारे सामाजिक, फाइनेंशियल, पर्सनल, प्रोफेशनल रीजंस की वजह से एक रेगुलर डिग्री की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता। इसी के लिए डिस्टेंस कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए, जिसका मेजर फोकस था कि जो लोग नहीं आ सकते पढ़ने के लिए रोज, उन तक पढ़ाई पहुंचाई जाए। तो जो परसेप्शन है बाहर दुनिया में
डिस्टेंस कोर्सेज के लिए, वो ये परसेप्शन है कि अगर कोई स्टूडेंट ए रेगुलर से कोर्स करता है और एक स्टूडेंट बी डिस्टेंस से कोर्स करता है और दोनों करते हैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी, तो ऐसे में बाहर दुनिया ये समझती है कि जिसने स्टूडेंट ए जिसने मास्टर्स इन साइकोलॉजी रेगुलर मोड में किया है, रोज जाके किया है, उसकी नॉलेज, एक्सपर्टीज, स्किल्स ज्यादा होंगी इन कंपैरिजन टू अगर किसी ने यही प्रोग्राम डिस्टेंस मोड में किया है। तो ये एक मेन फैक्टर बनता है जिससे बाहर नजरिया ये बनता है कि रेगुलर वाला स्टूडेंट ज्यादा नॉलेजेबल होगा, ज्यादा स्किल्ड होगा और मे बी उसके पास में ज्यादा एक्सपर्टीज होगी इन द डोमेन ऑफ साइकोलॉजी। इन रियलिटी शायद ये सीन ना हो, मे बी कोई डिस्टेंस मोड का स्टूडेंट उसको ज्यादा समझ हो, ज्यादा एक्सपर्टीज हो साइकोलॉजी में इन कंपैरिजन टू रेगुलर मोड, बट इट्स अबाउट परसेप्शन, बाहर लगता कैसा है। इस लगने की वजह से अगर एक डिस्टेंस वाला व्यक्ति आगे जाके क्लिनिकल साइकोलॉजी करना चाहता है, यानी कि एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करना चाहता है, वहां पे थोड़ा सा चैलेंज ये आता है उन्हें कि वहां पे सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स प्रेफर करे जाते हैं इंटरव्यूज में, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स काफी लिमिटेड हैं, प्लस लोग ऐसे चाहिए जिनका पास एप्टीट्यूड भी हो, ह्यूमैनिटेरियन इंक्लिनेशन भी हो और कहीं ना कहीं पे इंटरेस्ट हो, साथ में कमिटेड हो 2 साल की डिग्री अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को देखा जाता है जिनके पास मास्टर्स में या तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का बैकग्राउंड था या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन थी या फिर उसके बाद काउंसलिंग साइकोलॉजी में हो, उसके बाद साइकोलॉजी में हो विद सम पेपर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड देन ऐसे ये प्रेफरेंस नीचे की तरफ जाती रहती है, जिसमें कहीं पे नीचे की तरफ प्रेफरेंस आती है ऐसे व्यक्ति की जिसने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया हो डिस्टेंस से, क्योंकि अगेन नंबर 1 उन्होंने साइकोलॉजी का फील्ड रेगुलर मोड में एक्सपीरियंस नहीं करा, तो मे बी बहुत सारे गैप्स आ सकते हैं। उन गैप्स को जब इंटरव्यूज में पूछा जाएगा तो पता चलेगा कि ये गैप जेन्युइन है। बहुत सारे लेवल पे स्किल्स, बहुत सारे लेवल पे एक्सपोजर, बहुत सारे लेवल पे इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस डिस्टेंस वाले बच्चे उतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जितना रेगुलर मोड पे कर पाते हैं। तो ये एक चैलेंज है, इम्पॉसिबल नहीं है कि डिस्टेंस वाला एमफिल नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए रास्ता थोड़ा ज्यादा कठिन, ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन कि नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स जो हैं वो किन किन एग्जाम्स के लिए तैयारी करें अगर उन्हें साइकोलॉजी में करियर बनाना है। ये क्लियर हो चुका है कि नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट जो है अगर उसके पास बैचलर्स में कुछ भी हो, 11वीं 12वीं में कुछ भी हो, वो मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर सकता है, मगर रास्ता सिर्फ एक है, वो है एंट्रेंस एग्जाम का। रास्ता सिर्फ एक है और वो रास्ता है एंट्रेंस एग्जाम का। अभी रिसेंटली जो हम लोगों ने वीडियो डाली थी उसके अंदर हम लोगों ने ये चीज क्लियर कर दिया था कि मास्टर्स इन साइकोलॉजी में जो एंट्रेंस एग्जाम है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मास्टर्स इन साइकोलॉजी के लिए क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम बचते हैं आज के समय में? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, जिसके अंदर ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक साथ आके एक ही एंट्रेंस एग्जाम आपका लेंगी और उस एंट्रेंस एग्जाम की रैंकिंग के हिसाब से जो मेरिट आपकी बनेगी उस मेरिट पे वो लोग आपका एडमिशन लेंगे, या फिर कोई और सेकंड लेवल प्रोसेस यानी कि इंटरव्यू या इस तरीके की चीज कंडक्ट करा के आपका एडमिशन ले सकते हैं। मान लीजिए CUET में आपका 80% रिजल्ट आया और मान लीजिए जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो कहती है कि वो सारे बच्चे जिनकी परसेंटेज 80% या अबव है वो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट के लिए एलिजिबल है। तो अगर 80% आपकी है या उससे अबव है तो आप BHU में जा सकते हो और उनसे पूछो कि अगला प्रोसेस क्या है, फिर वो बताएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग इंटरव्यू कराएंगे और इंटरव्यू के बाद में फाइनल लिस्ट आएगी उन कैंडिडेट्स की जिनका एडमिशन एक्सेप्ट हो चुका है। तो इस तरीके से CUET, फिर दूसरा एग्जाम होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद में एक तीसरा एग्जाम होता है हमारा गेट साइकोलॉजी। गेट आपके लिए है या नहीं है, इसके लिए मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, वो मैं वीडियो इस वीडियो के लिंक में ऐड कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वो वीडियो क्लियर देख के आपको मिल जाएगा कि गेट एग्जाम आपके लिए है या नहीं है। तो अगर मैं थोड़ा सम अप करना चाहूं तो मेरे हिसाब से अगर आप मास्टर्स इन साइकोलॉजी में एडमिशन चाहते हो इमीडिएटली ताकि आपका डिग्री कंप्लीट हो सके, तो गेट साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है और क्या है या नहीं है, ये पूरा का पूरा सवाल आपको वीडियो के अंदर डिटेल में मिल जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला जो पेपर आता है वो पेपर आता है हमारा टिसनेट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज
जिनका मेन मुंबई कैंपस है और बाकी सारे कैंपसेस और आसपास में इंडिया में हैं। तो टेस्ट नेट से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के अंदर आप बेसिकली अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, जो कि नॉन साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये भी डिटेल वीडियो में मिल जाएंगी। उसके बाद में आप जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जाम हो गया। उसके बाद में और पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं जिसके बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, जैसे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हो गया, बाकी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई, जैसे कि आपकी एमिटी यूनिवर्सिटी हो गई। तो इस तरीके की जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारे के सारे ये एंट्रेंस एग्जाम के अंदर और कुछ उनके पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर समा जाते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम ये हो गए। अब अगली चीज है इन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए ऐसी कौन सी बुक यूज करें जो आपका इंट्रोडक्शन भी ब्रश अप कर सके, जो इनिशियल चैलेंजेस आप एक्सपीरियंस करेंगे वो चैलेंजेस को भी कम कर सके। तो ऐसी कौन सी बुक हमें चाहिए, और साथ ही साथ में जो साइकोलॉजी की समझ पैदा कर सके, क्योंकि बैचलर्स में जो बच्चे साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं उनकी बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी स्किल्स क्लियर होंगी, तो वो सब कैसे गेन करी जाए। उसके लिए बेस्ट वे स्टार्ट करने का अगर मैं बात करूं तो बेस्ट वे स्टार्ट करने का सबसे पहले होगा कि हम जो है वो 11th और 12th की साइकोलॉजी की बुक पढ़ें। तो यहां पे क्या किया जाएगा, लगभग क्लास 11th 12th एनसीईआरटी। तो क्लास 11 12 की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, जैसे आप ये देख सकते हो, ये क्लास 11th की साइकोलॉजी की बुक है और ये क्लास 12th की साइकोलॉजी की बुक है, और इसके अंदर काफी डिटेल में काफी सारी चीजें इन्होंने बताई हुई हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सब कुछ सिंपल और कंसोलिडेटेड है। कंसोलिडेटेड मतलब बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी इसके अंदर और सिंपल टू द पॉइंट और एक जगह मिलेगी, तो वो बहुत अच्छी चीज है इसके अंदर। जैसे आप इसके अंदर क्लास 12 की बुक में सेल्फ पर्सनैलिटी है, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, एटीट्यूड, सोशल कॉग्निशन, सोशल इन्फ्लुएंस, ग्रुप प्रोसेसेस, साइकोलॉजी एंड लाइफ एंड डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स। तो ये जो आपकी दो बुक्स हैं, ये बुक्स आपको कहीं ना कहीं पे ओरिएंटेशन प्रोवाइड करेगी कि आखिर साइकोलॉजी आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है, साइकोलॉजी में किस किस तरीके की चीजें आती हैं, फील्ड्स क्या है, टाइप्स क्या है, किस तरीके के टर्म्स आते हैं, किस तरीके के नाम, कौन कौन साइकोलॉजिस्ट है, ये सब कंटेंट से आपको अवेयरनेस हो जाएगी। जैसे ही आप 11th और 12th की साइकोलॉजी की बुक कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद में आपका अगला स्टेप होना चाहिए कि जब आपने पहला ये कर लिया है तो अगला आपका स्टेप होना चाहिए इंट्रोडक्टरी बुक लेना, यानी कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की बुक लेनी चाहिए, जिसमें मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड बुक है वो है आपकी पियर्सन की सिसरेली बुक। तो इनके ऑथर हैं सॉन्ड्रा के सिसरेली और नॉरल वाइट, और इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अडैप्ट किया गया है बाय प्रोफेसर एंड आर एक्स एचओडी प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा जी। तो मिश्रा सर ने इसको एडेप्टेशन दिया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि इसके अंदर जो रिसर्च होंगे, कॉन्टेक्स्ट होंगे, वो इंडियन कल्चर, इंडियन थॉट, इंडियन पीपल के ऊपर एडेप्टेड है ये सारा कॉन्टेंट। तो ये बुक अपने आप में जो भी लेटेस्ट एडिशन हो आप वो एडिशन ले सकते हैं। और इस बुक की सबसे खास बात ये है कि ये ज्यादातर बैचलर्स में पढ़ाई जाती है, तो यानी कि हर टॉपिक बहुत इलैबोरेट तरीके से। 11th और 12th में क्या था, कंसोलिडेटेड, एक मतलब आपको एक ही पेज में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारे थ्योरीज के नाम मिलेंगे, बहुत सारी अप्रोचेस के नाम मिलेंगे। वेयरएज इसके अंदर हर चीज को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, हर तरीके से आपको जो इसके अंदर जानकारी, नॉलेज मिलेगी कंटेंट की, वो काफी इजी और बहुत कंफर्टेबल मिलेगी। तो अगली रिकमेंडेशन मेरी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की बुक है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये है। और काफी सारे लोग, काफी सारे इंस्टीट्यूट अलग अलग बुक्स रिकमेंड करते हैं। कुछ रिकमेंड करते हैं मॉर्गन एंड किंग की इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, आप ये भी ले सकते हो। कुछ जो है वो बैरन की इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी जो है उस बुक को रिकमेंड करते हैं। आपके ऊपर है कि आप किस कंटेंट से कंफर्टेबल हैं। ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा इन दो किताबों में से चुनाव करते हैं, या तो सिसरेली की इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी या फिर मॉर्गन एंड किंग की इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी।
इन दोनों किताबों में से कोई एक किताब आप ले लें और उसको पूरा पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक बिल्कुल पढ़ डालें, चाहे आपको समझ आए चाहे ना आए, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उसको पूरा फिनिश करने पे ध्यान दें। उसके बाद में अब जब आप यहां तक पहुंच गए हैं, दैट मीन्स नाउ यू आर रेडी टू प्रिपेयर फॉर योर मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम। और अब जब आप रेडी हो एमए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो अब आपको यह ध्यान देना है कि प्रिपरेशन जो है वो साइकोलॉजी की होनी है या नॉन साइकोलॉजी की, क्योंकि जो नॉन साइकोलॉजी वाले पेपर्स हैं उसमें नेक्स्ट लेवल में साइकोलॉजी पूछी जाएगी। तो साइकोलॉजी की नॉलेज तो यहां तक आपके पास होनी ही चाहिए, चाहे एंट्रेंस एग्जाम आपका साइकोलॉजी बेस्ड हो चाहे नॉन साइकोलॉजी बेस्ड हो। तो ऐसे केस में स्टडी मटेरियल वाला पार्ट क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, तो लेट्स रिमूव दिस। अब अगला पार्ट हमारे पास आता है, अब हम एमए साइकोलॉजी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके साइकोलॉजी के पार्ट की कैसे प्रिपरेशन करें। तो साइकोलॉजी की पार्ट की प्रिपरेशन के लिए नाउ वी नीड अ बुक विच इज मोर फोकस्ड, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, जिसके अंदर प्रैक्टिस सेट हो, जिसके अंदर अब थ्योरी हो, एग्जाम फोकस्ड, और जो पूरी की पूरी तरह से क्या होनी चाहिए, क्यूरेटेड, यानी कि एमए के एग्जाम को देखते हुए बनाई गई है। जिसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करके ये कुछ टाइम पहले बुक बनाई थी, जिसका एडिशन 2 है ये, मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, जिसके अंदर आपको लगभग अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो 3000 प्लस एमसीक्यूज हैं, 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं, फुल सिलेबस कवर्ड है, यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यानी कि कोई भी चैप्टर है तो पहले चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूनिट वाइज है, फिर पूरा चैप्टर का थ्योरी कवर्ड है, और लास्ट में उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में बुक के बिल्कुल एंड में आपको जो है वो लगभग 10 से 20 प्रैक्टिस सेट करने को मिलेंगे, ताकि आप अपनी नॉलेज को, थ्योरी को टेस्ट कर सकें। उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट हो गए, यूनिट वाइज हो गए। उसके बाद में इसके अंदर इनिशियल अगर आप देखेंगे तो वो लोग जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करा है, उन इस बुक के थ्रू, हमारी रिसोर्सेज के थ्रू, हमारी गाइडेंस के थ्रू, उनके कुछ इंटरव्यूज आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज यूज करी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जैसे जब उन्होंने क्राइस्ट का एग्जाम दिया तो तब क्या तैयारी करी थी, डीयू का एग्जाम दिया तो तब क्या तैयारी करी थी, एनएफएसयू का दिया तो तब क्या तैयारी करी थी, इस तरीके से। और अगर इनके साथ में टिसनेट की तैयारी करी जा रही थी तो नॉन साइकोलॉजी की तैयारी इन्होंने किस तरह से मैनेज करी अलोंग विद साइकोलॉजी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम्स। और लास्ट में इसके अंदर लेटेस्ट जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का 2022 का पेपर है, जामिया मिलिया इस्लामिया का 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर है, वो सब इस वाली एडिशन के अंदर है। ये एडिशन हम लोग ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि एक सिग्निफिकेंट टाइम के बाद में एडिशंस अपडेट करते रहें और उसके अंदर कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहें। करंटली ये वाली एडिशन अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। अमेजोन पे जो भी एडिशन अवेलेबल होती है वो हमारी लेटेस्ट एडिशन होती है, तो आप अमेजोन से इस बुक को चेक कर सकते हैं, रिव्यूज पढ़ सकते हैं, मंगा सकते हैं, पसंद ना आए तो वापस कर सकते हैं। ये सारी की सारी फैसिलिटीज हम लोग बुक के साथ में स्टूडेंट्स को देते हैं, सो दैट दे कैन बी कंफर्टेबल विद द कंटेंट, सो दैट दे कैन बी कंफर्टेबल विद द प्रिपरेशन। क्योंकि अब जो एडवांस लेवल प्रिपरेशन करनी है, वो प्रिपरेशन जो है वो सवालों के साथ होनी चाहिए, वो थ्योरी को टेस्ट करते हुए होनी चाहिए। काफी बार क्या होता है कि कोई थ्योरी आपको पता है, कोई कंटेंट, कोई कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उसके बावजूद आप उनके सवाल नहीं लगा पाते। तो एक थ्योरी आपने पढ़ी और उसके अगर एमसीक्यूज आप लगाने जाएंगे तो आप कहेंगे कि थ्योरी तो पूरी पढ़ी थी पर उसके बाद एमसीक्यू क्यों नहीं हुआ। वो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि थ्योरी सब्जेक्टिव माइंडसेट में पढ़ी जाती है। हम उसको समझने के लिए, याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए इनफ नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत फोकस्ड क्वेश्चंस होते हैं। वो पूरी चीज में से एक स्पेसिफिक चीज पूछ सकता है, किस साल में ये थ्योरी आई थी। अब नाम याद है आपको, थ्योरी याद है, लेकिन ये नहीं पता किस साल में। आपको थ्योरी पूरी याद है, कोई पूछने लगे आप सब कुछ बता दोगे, लेकिन उस थ्योरी के अंदर जो बातें कही गई थी उनको स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना, उसमें से एक मिसिंग लिंक को फाइंड आउट करना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये एडिशनल चीजें हैं जो हम लोगों को धीरे धीरे सीखनी होती है, जिसके लिए इस तरीके की एडवांस बुक्स हम यूज कर सकते हैं। ऐसी ही एक बुक अगर आप देखेंगे अमेजोन पे तो हम लोगों की गेट साइकोलॉजी के लिए भी इस तरीके की बुक है,
साथ ही साथ में इसी तरीके की बुक आपको एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और नेट जेआरएफ के लिए भी मिलेगी। तो इसमें अगला हमारा पार्ट आता है कि जब हमारे पास में अब स्टडी मटेरियल भी आ गया है, हमने फोकस तरीके से प्रिपरेशन भी कर ली है, कंटेंट पे पकड़ भी बन गई है, क्वेश्चंस भी हम लोगों को मिल गए हैं, अब अगली चीज है प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्रिपरेशन कैसे करें इस बात को ध्यान में रखने के लिए हमें फोकस किस चीज पे लाना पड़ेगा, वो एक कीवर्ड पे, वो है डिसिप्लिन। मैंने जब अपना डीयू का मास्टर्स इन साइकोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया था, उस टाइम पे मेरे साथ सबसे बड़ा इशू था वो ये कि मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे ये अंदाजा नहीं था कैसे सवाल आएंगे, क्या चीजें होंगी, क्योंकि उस समय पे ना तो प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलते थे, ना इस तरीके की बुक्स होती थी हमारे पास में। तो ऐसे में सबसे बड़ा इशू रहता था डर। फिर जब मैंने डीयू का पीएचडी का एग्जाम दिया, जब मेरे पास नॉलेज थी, कंटेंट था, तो उस टाइम पे मेरे पास सबसे बड़ी कमी थी डिसिप्लिन की। बैठ के एक लंबे समय तक फोकस्ड होके पढ़ना, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था। जब मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का नेट का एग्जाम क्रैक किया, तब उस टाइम पे मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि मेरे को साइकोलॉजी का कंटेंट का तो एक्सपोजर है क्योंकि मेरा बैचलर्स था साइकोलॉजी में, लेकिन अब नॉन साइकोलॉजी का कंटेंट कहाँ से प्रिपेयर करूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जो है वो कंटेंट काफी लो पे है। तो ऐसे में मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के, वहां सबसे की चीज रही मेरा डिसिप्लिन। मैंने डिसिप्लिन बनाया, ये देखा कि पिछले 1 साल के जनरल नॉलेज को मैं एक साथ अरेंज करूं, जो चीजें सिलेबस में मेंशन्ड है उसकी प्रिपरेशन मैंने बांट के करना शुरू करा। उस प्रिपरेशन को मैंने डेज में बांटा, वीक्स में बांटा, मंथ्स में बांटा, फोकस्ड होके प्रिपरेशन करी, हर चीज का नोट्स जो है वो हाथ से बनाया, और उसके बाद फाइनली मेरा टेस्टनेट क्रैक हो गया। मेरा डीयू का एमए का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो गया, मेरा डीयू का पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम विद रैंक 9 क्रैक हो गया ऑल ओवर इंडिया। तो ये चीजें पॉसिबल कंटेंट की जानकारी से कम, डिसिप्लिन से ज्यादा, क्योंकि डिसिप्लिन इंश्योर करेगा कि जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको रिकॉल करने के लिए भी इनफ सफिशिएंट टाइम आप दे रहे हो। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है स्ट्रेटजी की। तो जब हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं तो डिसिप्लिन का मतलब है कि आपका शेड्यूल कितना ही चैलेंजिंग हो, आप वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, पूरे दिन में 5 घंटे फ्री हैं, पूरे दिन में 24 घंटे फ्री हैं, उन घंटों को प्रोडक्टिव एंगल्स पे अरेंज करना। प्रोडक्टिव एंगल्स मतलब आपको लगता है आप आधा घंटा पढ़ सकते हो, तो शुरू में 45-45 मिनट का स्पेस बनाना, या फिर आधा घंटे का स्पेस बनाना विद 5 मिनट्स ब्रेक, या फिर 15-15 मिनट के पावर सेशंस बनाना विद 5 मिनट ब्रेक्स। तो 15 मिनट का सेशन, 5 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का सेशन, 5 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का सेशन, 1 घंटे का ब्रेक, या तो इस तरीके से वो आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा अपने साथ बैठ के। या आधे घंटे के लिए कंफर्टेबल है, आधा घंटा, देन से 8 मिनट्स ऑफ ब्रेक, देन आधा घंटा, 8 मिनट्स ऑफ ब्रेक, देन से 1.5 घंटे, 1 घंटे का ब्रेक, एंड देन अगेन यही मॉडल यूज करना। तो डिसिप्लिन मीन्स कि आप माइंड को रेडी कर सको कि हम लोग किसी चैलेंज की तरफ तैयार हो रहे हैं। सो दैट विल बी डन ओनली बाय डिसिप्लिन। विद डिसिप्लिन नाउ यू विल मूव टुवर्ड्स मोर फोकस्ड अप्रोच व्हिच इज अ स्ट्रेटजी हाउ टू क्रैक। और ये चीज हम लोग बातचीत करेंगे अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम फोकस करके बताएंगे कि किस तरीके का टाइम टेबल एक वर्किंग और एक नॉन वर्किंग एस्पिरेंट बना सकते हैं, साथ ही साथ में स्ट्रैटेजी किस तरीके की होनी चाहिए, कैसे हम प्रिपरेशन को बांटें, यूनिट्स कैसे बांटें, ये सारी की सारी चीज हम लोग अगले वीडियो में स्ट्रैटेजीज के साथ में बात करेंगे। तो इस वीडियो के साथ में मेरी कोशिश ये थी कि आप सभी को क्लियर हो जाए कि नॉन साइकोलॉजी एस्पिरेंट के लिए क्या साइकोलॉजी करना पॉसिबल है या नहीं है तो कैसे, कहां से, और अगर नहीं है तो फिर क्या किया जाए। तो ये सारे के सारे सवाल मुझे लगता है शायद आपके क्लियर हुए हों, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन अमेजिंग ऑडियंस फॉर दिस ऑनलाइन इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच, और आपसे जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।